चलिए आज सीधे चलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब हर तरफ छोटे छोटे राज्य थे जो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसी शक्ति उभरी जिसने भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था मगध। ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उस दौर में जब 16 बड़े बड़े शक्तिशाली महाजनपद थे, तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? वही क्यों सबसे आगे निकला? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उस दौर के भारत की कल्पना एक शतरंज के बिसात की तरह कीजिए, जहां काशी, कोसल, अवंती जैसे 16 शक्तिशाली खिलाड़ी लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी जमीन के लिए, कभी व्यापार के रास्तों के लिए, तो कभी सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए। मतलब ये ताकत की एक कभी न खत्म होने वाली जंग थी। तो फिर इस शतरंज के खेल में मगध ही चैंपियन कैसे बना? उसकी जीत के पीछे क्या राज थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन खासियतों को समझना होगा जो सिर्फ और सिर्फ मगध के पास थीं, और यही वो वजहें हैं जिन्होंने उसे बाकियों से कई ज्यादा ताकतवर बना दिया। देखिए, मगध की सफलता के पीछे कुछ सीक्रेट वेपन्स थे। एक तो उसकी लोकेशन कमाल की थी, दूसरा उसके पास लोहे का खजाना था, जंगलों में युद्ध के लिए हाथी मौजूद थे, प्राकृतिक रूप से वो सुरक्षित था, और इन सबसे बढ़कर वहां एक के बाद एक ऐसे शासक आए जो बहुत महत्वाकांक्षी थे। चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सुराग है भूगोल। मगध गंगा और सोन नदियों के बीच बसा था, जहां की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि फसलें लहलहाती थीं। इसका सीधा सा मतलब था जरूरत से ज्यादा अनाज। और इसी सरप्लस अनाज के दम पर एक बहुत बड़ी सेना और एक बड़ा प्रशासन चलाना मुमकिन हुआ, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। फिर बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की। मगध के पास छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाले लोहे का खजाना था, और अच्छे लोहे का मतलब उस दौर के सबसे बेहतरीन हथियार। साथ ही उसके घने जंगलों में थे हाथी, जो उस जमाने के समझिए कि बैटल टैंक्स की तरह थे। इन दोनों ने मिलकर मगध की सेना को लगभग अजेय बना दिया था। अच्छा, हमला करने में तो मगध माहिर था ही, पर उसका डिफेंस भी कमाल का था। उनकी पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला थी। मतलब उस पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, वो तो नदियों से घिरी एक जल दुर्ग थी। इन सुरक्षित ठिकानों ने साम्राज्य को वो स्थिरता दी जो दूसरों के पास नहीं थी। लेकिन देखिए, बेहतरीन संसाधन भी बिना सही लीडरशिप के बेकार हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश से, वो पहला राजवंश जिसने मगध को एक सुपर पावर बनाने का सपना देखा था। मगध का साम्राज्य किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि 3 शक्तिशाली राजवंशों ने एक के बाद एक खड़ा किया। हर्यक वंश ने इसकी नींव रखी, फिर शिशुनाग वंश ने इसे और फैलाया, और आखिर में नंद वंश ने इसे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार एक बहुत ही चतुर शासक थे। उन्होंने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ कोसल और वैशाली जैसे ताकतवर राज्यों में शादियां करके उन्हें अपना दोस्त बनाया, और दूसरी तरफ अंग जैसे पड़ोसी राज्य को युद्ध में हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कूटनीति और शक्ति का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बिंबिसार के बाद आया उसका बेटा अजातशत्रु, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। बेहद आक्रामक और निर्दयी। उसने अपने पिता की ही हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया और मगध के विस्तार की नीति को एक नए खूंखार लेवल पर ले गया। उसके लिए बस जीत ही सब कुछ थी। अजातशत्रु सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक मिलिट्री इनोवेटर भी था। उसने युद्ध में रथमूसल जैसे घातक रथों का इस्तेमाल किया, जिसमें घूमते हुए ब्लेड लगे होते थे। सोचकर देखिए। साथ ही महाशिलाकंटक जैसी विशाल मशीनें जो बड़े बड़े पत्थर फेंक सकती थीं। इन खतरनाक हथियारों के दम पर उसने वजी जैसे शक्तिशाली गणराज्यों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हर्यक वंश ने तो एक मजबूत नींव रख दी थी। अब देखते हैं कि शिशुनाग और नंद वंश ने इस साम्राज्य को कैसे और भी विशाल बनाया और इसे इसकी बुलंदी तक पहुंचाया। शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी कामयाबी थी अवंती पर जीत। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने मगध को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत से उठाकर एक ऑल इंडिया पावर बना दिया। इसके अलावा इसी वंश के शासक कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। और फिर आया नंद वंश का दौर। नंदों ने मगध को उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के पीक पर पहुंचा दिया।
उन्होंने भारत की पहली विशाल परमानेंट आर्मी बनाई, एक ऐसी प्रोफेशनल सेना जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। जरा उनकी सेना का आकार सुनिए। ग्रीक राइटर्स के हिसाब से नंदों के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2 लाख, और यही नहीं, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 से ज्यादा युद्ध हाथी। जरा कल्पना कीजिए उस दौर में इतनी बड़ी सेना का खौफ कैसा रहा होगा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद इतने शक्तिशाली थे कि पुराणों में उन्हें एक नाम दिया गया, सर्व क्षत्रियांतक, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये उपाधि ही अपने आप में बताती है कि उन्होंने कितनी बेरहमी से अपने दुश्मनों को खत्म करके अपनी सत्ता कायम की थी। तो अब हमने पहेली के सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं, सही जगह, सही संसाधन और सही लीडर। चलिए अब देखते हैं कि इन सब ने मिलकर जो साम्राज्य बनाया उसकी विरासत क्या थी और वो आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। तो ये है पूरी कहानी का सार। हर्यक वंश ने फाउंडेशन रखा, शिशुनाग वंश ने पश्चिम के अहम राज्यों को जीतकर साम्राज्य को एक किया और नंद वंश ने इसे आर्थिक और सैन्य ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। हर वंश ने पिछले वाले के काम को और आगे बढ़ाया, जिससे एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड राज्य बना। और मगध की सबसे बड़ी विरासत यही है। मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये उस मौर्य साम्राज्य का ब्लूप्रिंट था जो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल और महान बना। मगध ने जो मंच तैयार किया था उसी पर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और अशोक महान जैसे इतिहास बदलने वाले नायक उभरे, और इसीलिए मगध का इतिहास इतना जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिएगा कि अगर मगध एक साम्राज्य के रूप में ना उभरा होता तो क्या आज का भारत वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं। इस पहले महान साम्राज्य की विरासत आज भी हमारे इतिहास की जड़ों में है।